अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, कराची के अंदर जमीन इस तरीके से कम होती जा रही है कि जमीन की वैल्यू बढ़ रही है और इस वक्त नई अलॉटमेंट्स का सिलसिला बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब एक ऐसी ही सूरत हाल के अंदर इस शहर कराची में वो लोग जो बहुत सालों से अपना कारोबार चला रहे थे या यहाँ पर मुकीम थे, यहाँ पर अपने ज़रूरियात ज़िंदगी के हिसाब से अपना गुजर बसर कर रहे थे, आज डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की जानिब से ये सोचा जा रहा है कि किस तरीके से कराची के लैंड को एडजस्ट किया जाए। इस एडजस्टमेंट के नाम पे जो नाइंसाफियां लोगों के साथ हो रही हैं, आज हम उन्हीं की आवाज़ में उनका मुद्दा, उनका मामला आपके सामने रखेंगे। मैं मौजूद हूं कराची के इलाके लाइंस एरिया में, जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट है, और इसी लाइंस एरिया में बड़ी तादाद में ऐसी शॉप्स आपको दिखाई देंगी जो कि ऑटो मैकेनिक्स की शॉप्स हैं। ये शॉप्स तकरीबन 65 बरसों से या इससे ज़ायद सालों से यहाँ पर आबाद हैं और यहाँ पर अपने काम में ये लोग मसरूफ़ हैं। लेकिन अचानक से इन्हें केडीए की जानिब से नोटिस वसूल होता है, जिसमें कहा जाता है कि इनकी तमाम तर शॉप्स को मस्मार कर दिया जाएगा, क्योंकि लैंड एडजस्टमेंट का मामला है। और इस मामले से में किसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और क्यों हो रही है, ये हम इन्हीं की आवाज़ में जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो तमाम तर लोग जो इस वक्त अपनी दुहाई दे रहे हैं, प्ले कार्ड्स इन्होंने उठाए हुए हैं और इन्हीं की तमाम तर शॉप्स हैं। ये सब हमारे कराची के ऑटो मैकेनिक्स हैं जो गुज़िश्ता 50-60 सालों से अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि इन सब के वर्कशॉप्स, इन सब की शॉप्स को तोड़ने की बातें हो रही हैं। हमारे साथ शहजाद हाशमी साहब मौजूद हैं जो कि इन सब को यहाँ पर लीड कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है। शहजाद साहब, क्या हुआ ये अचानक के 50-60 सालों से तो आपका काम यहाँ पर चल रहा है, लेकिन अचानक से मिसमार करने की बातें हो रही हैं, आपको नोटिस वसूल हो रहे हैं? सर, ये है लाइंस एरिया प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो मामलात हैं, कभी लैंड ग्रेबर घुसते हैं, कभी इन्वेस्टर घुसते हैं और वो अपने मर्जी का साहिब इक़्तिदार ला के इधर हम लोगों को हरास करते हैं इधर। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे प्लाट दिए गए हैं, रेगुलराइज़ किया गया है। हम ये चाहते हैं हमें भी रेगुलराइज़ किया जाए ताकि हम अपना इज्जत से रोज़गार इन्हीं लोगों के साथ मिलके अपना रोज़गार चलाएं। तो आप ये समझते हैं कि एक तो ये गोल्डन जगह है, शारा फैसल से बहुत नज़दीक है, और बड़े बड़ी हाई राइज बनाने के लिए जो बिल्डर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इस लैंड को हासिल किया जाए? जी जी, बिल्कुल, डेफिनेटली इधर वो चाहते हैं कि हम हासिल करें और हमारी कोशिश है, जो हमारा हक है, जो हम 50 साल से ऊपर यहाँ पे बैठे हुए हैं इधर और ये लोग यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को, तो वो हम चाहते हैं कि हम लोगों को हमारा हक मिले। लेकिन बात आती है मिल्कियत की कि आखिर इस ज़मीन का मालिक कौन है। चाहे कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, केडी हो या XYZ कोई भी हो, वो जब तक मालिक की इजाज़त नहीं होगी वो किस तरीके से ज़मीन ले सकते हैं? सर, यहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती है। नोटिस निकाल दिया, उसके बाद आओ तोड़ दो, इन लोगों को उठाओ, किक मारो, साइड पे करो। क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे ये जाहिर हो कि मिल्कियत आपकी है, या इन सब में ये जो लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं इसके मालिक हैं? ये सर 50 साल पहले से ये लीज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं। इधर कैंटोनमेंट बोर्ड से जो लीज़ हुई थी, टेम्परेरी लीज़ थी इधर, उसके बाद केडीए ने हमें रेगुलराइज़ किया था, जिसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं इधर। वो सारी चीज़ें हैं हमारे पास, मगर अब ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। यानी आपके पास लीज मौजूद है? जी, लीज़ उस वक्त की मौजूद है जो कैंटोनमेंट बोर्ड ने हमें दी थी, 2 प्लाटों की। और उसके बाद कंटोनमेंट बोर्ड से ये केडीए के पास आ गई ये लैंड? केडीए के पास आ गई थी और केडीए ने हम सब की पर्चियाँ यहाँ सर्वे किया था, जो हम सब की पर्चियाँ हमसे बनवाई थी इधर। चालान जमा होने की पर्चियां हैं आपके पास? हमारे पास 2 चालान जमा होने की पर्चियाँ हैं, बाकी जो है ना इधर इन्होंने हमारे रिजेक्ट कर दिए थे केस, जो दुकानों के केस थे जिसमें इधर लोग बैठे हुए काम कर रहे थे और जब से ही काम कर रहे थे, तो वो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये सारी बातें तो केडीए के अफसरान भी जानते होंगे और आप लोगों ने भी यकीनी तौर पर रुजू किया होगा, फिर भी ये क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? क्या इन डॉक्यूमेंट्स के बाद भी उनके पास कोई इख्तियार बचा है? सर, इस डॉक्यूमेंट्स को तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स को मानते नहीं है, बोलते हैं जी 32 गज लेके साइड पे हो जाओ। अब आप ये देखेंगे इतनी बड़ी जगह है इधर, इसका 32 गज देके हमें हमारे साथ हमें इंसाफ फराहम कर रहे हैं, और वो भी किसी और इलाके में दे रहे होंगे। डेफिनेटली वो बोलते हैं बाहर कहीं, वो अपना क्या नाम है इधर सरजानी टाउन हाईवे पे ले लें इधर जगह, इधर वहाँ हम देते हैं आपको। अच्छा, ये बताइए कि कितने अफराद का रोज़गार वाबस्ता है आपके इस पूरी जगह से
जहां पर इस वक्त ये तोड़ने की बातें हो रही हैं? सर तकरीबन 200 से 250 अफराद का यहाँ रोज़गार मुख्तलिफ़ दुकानों में है जिनका रोज़गार वाबस्ता है यहाँ पे, और उनके पीछे उनका फैमिली है, उनकी सारी फैमिली है। मैं कुछ और भी यहाँ दोस्त हैं, उनसे बात करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी मैकेनिक हैं? जी सर, अच्छा, कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मुझे यहाँ 15 साल हो गए। तो 15 सालों में कभी ऐसा हुआ कि वक्तन फवक्तन केडीए वाले यहाँ पे आए हों, उन्होंने तोड़ने की बातें की हों? ऐसा तो दबाव जॉब, प्रेशर जॉब देखा है ना मैंने, ऐसा कभी नहीं देखा। अच्छा, और ये मुझे बताएं कि अगर अल्लाह ना करे ये मामला ऐसा होता है कि ज़ोर ज़बरदस्ती या अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए तोड़ दिया जाता है, तो फिर आप लोग क्या नेक्स्ट अमल इख्तियार करेंगे? ऐसा है कि ये हमें वैसे ही मारते हैं तो अच्छा है। देखो मसला ये है कि इंसान को ना गोली से मारो, ना थप्पड़ से मारो, ना मुक्कों से मारो, उसका रोज़गार छीन लो, वो खुद ही मर जाएगा। तो यही हो रहा हमारे साथ। तो बराए मेहरबानी आला काम से, अदालत से हमें अपील है, गुजारिश है कि हमारे रोज़गार बचाए जाएं और हमारे घर वालों को बचाया जाए, क्योंकि एक बंदे के पीछे 10 लोग खाने वाले हैं, 250 या 300 अफराद यहाँ पे काम करने वाले हैं, तो कितने लोग मुतासिर होंगे ये आप खुद सोच सकते हैं। ये आप मुझे बता सकते हैं कि वैसे ही मौशी बहरान चल रहा है, काम रोज़गार कैसा चल रहा है? वैसे काम की पोजीशन तो आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में काम की पोजीशन डाउन हुई है हालात की वजह से और मामलात की वजह से। इस सिचुएशन में तो और मामलात बिगड़ गए। हम लोग 6 दिन से बिल्कुल काम धंधे से लाचार होकर बैठे हुए, उनकी धमकी की वजह से सारा सामान हमने यहाँ से निकाल के बाहर रख दिया है। कोई पूछने तक नहीं आ रहा। जो उनके जो बंदे हैं नुमाइंदे, वो लोगों को आगे डरा रहे हैं। अब ये कि अब अदालत से ही हमें अपील है कि अल्लाह पाक हमारी सुने, और अदालत है उसके बाद हमारे मामलात को अच्छे तरीके से हमें इसी जगह को अलाट करा दिया जाए, इसी जगह को सुनवाई की जाए, जो पुराने रेटों के अंदर हमें इस जगह को दे दी जाए, तो हम अपना रोज़गार चलते रहेंगे। अच्छा, और भी यहाँ पे जो लोग हैं मैकेनिक्स हैं और वाबस्ता हैं इसी शोबे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप? सर तकरीबन मुझे 20-25 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। अच्छा, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको महसूस हुआ हो या लोगों का यहाँ पे ऐसा आना जाना हो जिन्होंने ये मवाजना किया हो कि इस लैंड को एक्वायर करना है और यहाँ पर जो है आप लोगों को हटाना है, किसी किस्म का कोई माफिया कह लें? पहले भी कई दफ़ा केडीए वाले आए, नोटिस वगैरह देके गए, लेकिन अब जो नोटिस देके गए तो ये है कि कह रहे हैं कि खाली करें भाई जगह। तकरीबन काफ़ी लोगों का रोज़गार चल रहा है यहाँ पे मामला। अब ये है कि कम से कम इनको जगह तो देनी चाहिए ना, अगर तोड़ते हैं जगह तो ये सही है। अच्छा, आप काम करते हैं यहाँ पे? जी। अच्छा, आप भी काम करते हैं? जी हाँ अच्छा, ये मुझे बताएं कि कितने अरसे से काम कर रहे हैं? सर, मुझे यहाँ 3 साल हो गए काम करते हुए, पर ये अब धमकियाँ चल रही हैं कि हमें खाली करी जाए, दुकानें तोड़ी जाएं। फिर हम लोगों के पीछे हमारी फैमिली है, हम लोग कैसे गुजारा करेंगे? अगर आपका रोज़गार मुतासिर होगा तो आप क्या करेंगे? रोज़गार मुतासिर होगा तो जाहिर बात है सर, हम भी खुश, फैमिली खुश। जब वर्कशॉप होंगी तो हम कहाँ सकेंगे ना, वैसे अगर वर्कशॉप नहीं होगी तो हम कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे? अगर आपका काम मुतासिर होगा, रोज़गार नहीं मिलेगा, वर्कशॉप नहीं रहेगी, फिर क्या करेंगे? डकैतियाँ करेंगे या ख़ुदकुशियाँ करेंगे, बस इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं। सही। अच्छा शहजाद साहब, ये बताएं कि बहुत सही बात है कि मायूस भी हुए हैं लोग, और साथ ही इदारों की जो ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आप लोगों के साथ, वो नहीं डेवलप हो रही। तो इसका हल आप क्या समझ रहे हैं, क्या मामला बनेगा? सर वो आके हमसे बात करें, हमें बुलवाएं, हम बात करते हैं उनके से, हम तैयार हैं बात करने को, हमें रेगुलराइज करें जायज़ तरीके से जैसे सबको किया है। क्या वो आज की कीमत पे करेंगे? सर वो आप उसे मानेंगे? रिजर्व प्राइस पे करेंगे तो हम कोशिश करेंगे हम माने उसको फुलफिल कर सकें इधर किसी तरीके से। तो ये दूसरों को लीज करके दे रही है, वो हमें यही अलाट करे, हमें यही लीज करे, हमारे को ये जगह दे, हम कीमत देने को तैयार हैं जो वो बोले। हमारे को हमारा रोज़गार तो नहीं छीने, हमारे बच्चे पीछे और घर बार पीछे, किस किस को बनाते फिरेंगे? नाज़रीन, कहना इनका ये है कि जब दूसरों को भी अलॉट करना है केडीए ने, तो यहाँ पर इनका तो ऑलरेडी कारोबार वाबस्ता है पिछले 65 वर्षों से, और साथ ही इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लीज़ मौजूद है, और उस वक्त की लीज़ मौजूद है जब ये कंटोनमेंट के पास ज़मीन थी, फिर केडीए ने एक्वायर की। और अब सवाल ये कि केडीए दूसरों को क्यों देना चाहती है, ये भी आप बता सकते हैं? आपका इस पर क्या ओपिनियन है कि दूसरों को ही क्यों अलॉट करना चाहती है केडीए? सर लैंड ग्रेबर हैं, कुछ इन्वेस्टर्स हैं, कुछ बीच में ब्रोकर हैं, जिनके जो नुमाइंदे हैं उधर बैठे हुए केडीए में इधर, और हम लोगों को यानी हमें ज़मीन में दरगोर करने की कोशिश कर रहे हैं इधर। सही, यानी जिसके ताल्लुकात हैं या जिसके लिए वो बेनिफिशियल बन रहा है मामला, उसके लिए तो
केडीए बहुत ज़्यादा स्पीड अप काम दिखा रही है, लेकिन जो यहाँ पर मौजूद हैं पिछले कई बरसों से, कई दिहाइयों से, वही इस ज़मीन की अगर रेगुलराइजेशन की बात करते हैं तो इनके साथ कोई ताउन भी नहीं हो रहा। अब मामला जो है वो अदालती रुख इख्तियार करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है इस शहर कराची में, जो कि पूरे मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहलाता है और पूरे मुल्क से आने वाले लोगों को रोज़गार भी देता है, क्या इस मुल्क के वो तमाम तर लोग जो यहाँ पे आके रोज़गार हासिल करते हैं और इस शहर कराची के अपने लोग जो यहीं के पैदा हुए, यहीं पे पले बड़े, उनका रोज़गार यहाँ पे कायम रह सकेगा या नहीं रह सकेगा? ये सवाल है इक़्तिदार पर बैठे हुए उन लोगों के लिए भी जो कराची की बात करते हैं और उन सियासी जमातों के लिए भी जो कराची की नुमाइंदगी करती हैं। क्या कराची से ताल्लुक़ रखने वाली किसी सियासी जमात ने, MQM ने या जमात इस्लामी ने, किसी ने कोई रब्ता किया या आपने रब्ता किया उनसे? सर हमने कोशिश किया, कुछ लोग कर रहे हैं इधर, कोशिश कर रहे हैं इधर, मगर अभी तक रब्ता हो नहीं सका। हम लोग अकेले खड़े हुए हैं इधर, तन तनहा इधर कोशिशों में लगे हुए हैं कि इनका रोज़गार बढ़ सके, इन लोगों के इधर उधर धक्के ना खाने पड़े इधर, ताकि ये अपने बच्चों को पाल सकें। इधर उनके स्कूल की फ़ीस है, उनकी सारी चीज़ें, दूध है, दलिया है, दाल दलिया है। अगर मेरी सच्ची बात पूछे ना, मेरी पोजीशन ये है कि अगर ये आज डैमेज करते हैं तो मैं ज़मीन पे नहीं आऊँगा, खड्डे में घुस जाऊँगा इधर, और मेरे पास मरने के अलावा कुछ भी रास्ता नहीं है कि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सकता, कोई ऐसा नहीं कर सकता। अगर ये रेगुलराइज करते हैं कुछ उम्मीद बनती है कि हम आगे की तरफ चल सकते हैं, हमारे कदम आगे की तरफ उठ सकते हैं। हमें जो उम्मीद है, हमें जो उम्मीद की किरण नज़र जो आ रही है वो हमारी सिंध गवर्नमेंट है, वो हम पे नज़र सानी करें। लिहाजा सिंध गवर्नमेंट ही सब कुछ है हमारे लिए, वो यूं कि यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ही सब कुछ करती है और इंशाअल्लाह हमारे साथ भी इंसाफ होगा। नाज़रीन, आज के इस सेगमेंट के अंदर हमने इन्हीं ऑटो मैकेनिक्स की आवाज़ में इनका पूरा केस आपके सामने रखा है। अब देखना यह है कि क्या इनके हक़ में फ़ैसला हो सकेगा या इन्हें इंसाफ मिल सकेगा या नहीं। आने वाले दिनों में इस स्टोरी को मज़ीद भी फॉलो अप किया जाएगा। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आवाज़ के इस सेगमेंट में अब जो हम आपके सामने एक बड़ा अहम मामला रख रहे हैं वो अवामी मामला है, क्योंकि अवाम की ज़रूरियात ज़िंदगी में जो सबसे अहम ज़रूरत है वो है खुराक की, और खुराक की तरसील में सबसे अहम किरदार दिखाई देता है हमें होल सेलर्स का। लेकिन नए टैक्सेस की वजह से और हालिया बजट में जो नई पॉलिसीज सामने आई हैं उससे जहाँ बेशुमार तबकात मुतासर हो रहे हैं, वहीं पर होल सेलर्स भी बेइंतहा मुतासर हो रहे हैं। मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सिटी कोर्ट से मुत्तसिल उस जगह पे जो बेइंतहा मसरूफ शाहरा है, लेकिन आज यहाँ पर तमाम ताजरान की जानिब से, होल सेलर्स की जानिब से मुजाहरे में शिरकत या प्रोटेस्ट के तौर पर बाकायदा रजाकाराना तौर पर अपनी अपनी दुकानें बंद की गई हैं। और पाकिस्तान होल सेल्स ग्रोसर्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन है जनाब अब्दुल रऊफ साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद उन्हीं की आवाज़ में जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का करम। अच्छा, ये मुझे बताएं कि टैक्सेस तो आयद होते ही आए, हर बजट में हमने नई नई चीज़ें सुनी हैं, इस दफ़ा किस हद तक मुतासर हो रहे हैं ताजिर और आप जैसे लोग के दुकानों के शटर गिराने पर मजबूर हो गए? देखें, पहले ही ऑलरेडी 3.5% टैक्स आयड था, प्रोविजनल टैक्स 2%, अब इसके ऊपर 2.5% विथ होल्डिंग टैक्स लगा दिया गया है। जब ये जाके तरसील का निज़ाम आता है तो वो आइडेंटिटी कार्ड नहीं देते। जाहिर सी बात है कि वो 25 कट्टे 10 कट्टे वाला कहाँ शनाख्ती कार्ड देगा। ये पहले लाए अमल बनाना था FBR को, और ताजिर दोस्त स्कीम जो जिस पे पान वाले का भी चालान 60,000 महीना, तो ये दुकानों को नहीं बख्शेंगे, किसी को भी नहीं बख्शेंगे। तो इसका मतलब हरासमेंट का माहौल हो चुका है, लोग डर महसूस कर रहे हैं कारोबार करते हुए। और ये जो आप देख रहे हैं कि ये हड़ताल रजाकाराना पे, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ये आप समझ लें जोड़िया बाज़ार, डांडिया बाज़ार, ली मार्केट, न्यू चाली, कच्ची गली, चीनी की बाज़ार, सब देख लें मुकम्मल शटर डाउन है। और ये ऑफिस टावर कभी बंद नहीं होते थे, उन पे भी ताले लगे हुए हैं। यानी यहाँ तो आपको नज़र आ जाएगा दुकानें बंद हैं, ऊपर चलें तो ताले लगे हुए हैं। तो इसका मतलब रज़ाकाराना सब शामिल है। और आप चलें हैदराबाद, तो हैदराबाद में दाल मिलों ने बंद कर दी हैं, 100 से ज़्यादा दाल मिले हैं, और राइस की भी दाल मिले हैं, मेरे राइस की भी मिले होंगी 100 से ज़्यादा। अब वहाँ ये हड़ताल हो गई है और वहाँ होलसेलरों ने हैदराबाद में हड़ताल कर दी है। अब आप चलें सक्खर, वहाँ मुकम्मल शटर डाउन है। आप चलें पंजाब, उसके 17 शहरों में मुकम्मल शटर डाउन है। जो फैसलाबाद सबसे बड़ी मंडी है,
पंजाब में, वहाँ ये देखें आप कि 250 मिले हैं, वो ताला लग गई हैं, राइस मिले अलग, वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रही और ये टैक्स को नामंजूर करती है। सबका एक ही मुतालबा है कि अच्छा ये मामला सिर्फ टैक्स की हद तक है या फाइलर बनने का भी इसमें मामला शामिल है? समझे, ये KPK में भी ये अमल जारी है और ये पाकिस्तान की तारीख रिकॉर्ड हुई है कि ये मुकम्मल हड़ताल और पाकिस्तान पूरे में बहुत बड़ी बात होती है, अल्लाह करम करेगा। लेकिन हम अपना फ़ायदा नहीं सोच रहे, हम सोच रहे हैं कि आवाम को ये 15% 10% अफेक्ट आएगा, जो जिनका बिल पहले ही ऑलरेडी पेमेंट नहीं कर पाते, स्कूल की बच्चों की फीसें नहीं भर पाते, अपनी दवाइयाँ बच्चों की नहीं ले सकते, 2 कपड़े के जोड़ी हैं तो एक पहनते हैं एक धोते हैं, क्या 50,000 में कर लेंगे? तो इनके लिए रिलीफ पैकेज था एसेंशियल आइटम, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी एसेंशियल आइटम पे मज़ीद टैक्स नहीं लगाया गया, बल्कि उनको सब्सिडी दिया करती थी गवर्नमेंट। ये तो और उसके ऊपर अजाब कर रहे हैं, जबकि ये आप करने जा रहे हैं तो आप इसका एहतिजाज लंबा वसी होता जाएगा। ताजिद जो स्कीम जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन और मुख्तलिफ एसोसिएशन अब हड़ताल पे जा रही हैं, क्यों? कारोबार नहीं होगा, इनकम होगी तो देंगे ना। नाम तो ताजिर दोस्त है स्कीम का, और तमाम ही ताजिर किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, वो कहीं पर भी दोस्ती वाला माहौल नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, आपने एक गाना सुना होगा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। तो ये एतबार वाले लोग थे, वो जो बातें करते हैं वो एतबार वाले के, हम तो एतबार उनको एतबार नहीं करते। और बात यही करते हैं कि FBR के अगर ये पॉलिसियाँ लानी थी तो बर वक्त स्टेक होल्डरों को शामिल किया जाता। यहाँ तो थोप दिया जाता है कि ये ऐलान, यहाँ जिस तरह ये ऐलान होते हैं वो तो मुकम्मल हिमायत कभी भी किसी की नहीं मिलेगी और इसी तरह एहतजाज होते रहेंगे। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से वो कहते हैं कि जी टैक्स नेट में लाना चाहते हैं हम, कि फाइलर बन जाएं, रजिस्टर्ड हो जाएं एक दफ़ा, वो शॉप्स वाले जो कई बरसों से काम कर रहे हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, NTN नहीं बने हुए, क्या है वाकई ऐसा मामला है? देखें, जब उनकी कारोबारी है, ज़्यादा से ज़्यादा किराए वाले हैं, अब आप मुझे बताएं उनकी इनकम 50-60 हज़ार लाख रुपए है, अब वो घर क्या ले जाएं, क्या टैक्स वाले सिस्टम में जाएं, या आप ये तो ग्रोसरी है, दूसरे बाज़ारों में देखें तो उनका तो स्टार्ट ही नहीं होता, यानी बोनी कहते हैं ना किसी ज़माने में, वो बोनी भी नहीं होती। अब दुकानें बंद करना चाह रहे हैं और मैं तो यही तजवीज़ दूंगा कि आप जिधर दुकानों का हम टैक्स नहीं भर सकते, आप चाबियाँ हवाले कर दो, कोई इनकम हो तो आप ले लेना, बाकी अल्लाह खैर सल्लाह हमें करना ही नहीं है। अगर इन केस वो एक होता है कि जोर ज़बरदस्ती से करवा भी लेते हैं तो क्या उस टैक्स का जो सारा बोझ है वो आम कंज्यूमर पे, सारिफ पे नहीं बढ़ जाएगा? अल्टीमेटली जो कारोबार करने वाला है वो तो कहेगा ठीक है जी, सारिफ के ऊपर 17-18% मैं ले लेता हूँ टैक्स। देखिए, यही होगा तो गरीब कहाँ जाएगा, ये भी तो आप सोचिए ना। अब आप एसेंशियल आइटम को जब आप ये छेड़ने जाते हैं, चंद अशराफिया जो मुल्क पे इस तरह हावी है कि जो चाहे वो अमल कराएं, सोचे ना, समझे ना और ऐलान कर दें, तो फिर इस तरह की स्ट्राइक होती रहेंगी। आप कहते हैं स्टेक होल्डर्स को नहीं बिठाया, लेकिन अब हम सपोज कर लेते हैं कि आपके पास हम आए हैं, आप क्या तजवीज़ देंगे कि दोनों तरफ की विन विन कंडीशन बन जाए, कि वहाँ पर उनके भी टैक्स नेट में इजाफा हो और यहाँ पर आप लोगों का कारोबार भी मुतासिर ना हो? ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं, ये जो इनकम टैक्स देते हैं, आप मुझे बताएं अब इस पे मजीद विथ होल्डिंग टैक्स लगाने का मिजाज क्या है? एसेंशियल आइटम में जो बेसिक खुराक है, टैक्स पहले ही लगे हुए हैं ना, GST भी 18% लगी हुई है, फिर मजीद विथ होल्डिंग टैक्स लगाने की ज़रूरत कहाँ है, ये मुझे बताएं। हड़ताल की वजह से आम सारिफ कैसे खरीदारी करेगा? ऑनलाइन लोग शॉपिंग पे चले जाएंगे या फिर परेशान होंगे इस मार्केट के बंद होने से? आप ये समझ लें कि 3 दिन का जो राशन गया है वो इंशाल्लाह इनफ होगा और हो सकता है थोड़ी किल्लत भी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये स्ट्राइक ने पूरा कंट्रोल किया हुआ और रज़ाकाराना बंद करना पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा बात होती है। अच्छा रुक जाओ, मैं और भी आपके जो साथी हैं उनसे भी बात करूंगा जी। वाइस चेयरमैन है आप होल सेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के, रऊफ साहब से तो बड़ी मुफस्सल अंदाज में बात हुई। एक आम ताजिर की भी अपनी लाइफ है, उसके बच्चे हैं, उसका ख़ानदान है, इस मुआशी बहरान के दौर में किस तरीके से एक आम ताजिर, एक शॉप वाला कैसे गुजारा कर रहा होगा? ये बहुत मुश्किल है आम ताजिर के लिए, क्योंकि वो जो 50,000, 60,000, 70,000 कमाता है, उनके घर के बिजली के बिल, उनके खाने पीने के, उनकी यूटिलिटी, तो बच्चों की फीसें, वो उनके लिए बहुत मुश्किल है।
गवर्नमेंट ने ये जो टैक्स लगाया है, ये टैक्स जब लगता है तब दो फरीकेन को बिठाया जाता है, उनकी भी मजबूरियां प्रॉब्लम सुने जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने किसी को सुने बगैर ही जो है ना एक टैक्स लागू कर दिया 2% और 2.5% का विथ होल्डिंग टैक्स। हालांकि जो दाल के आइटम है इस पे ऑलरेडी इंपोर्ट स्टेज पे टैक्स 3.5% लगता है, वो इनकम टैक्स है। तो ये दूसरा टैक्स लगाना ये सरासर ज्यादती है और जुल्म है गरीबों के लिए। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो विद होल्डिंग टैक्स है, अब इसको अगर हम आम लोगों को समझाने की नौयत में आए कि एक आम सारिफ भी समझ सके ना हो क्या रहा है, ऊपरी ये जो वर्ड्स होते हैं विथ होल्डिंग 2%, तो वो उसको जहन में नहीं आ रहा होता आखिर ये टैक्स में दे कहाँ रहा हूँ या आप किधर मुतासिर हो रहे हैं। थोड़ा सा ब्रीफ आप इसको कर सकते हैं आम फहम में, जुबान में। जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं आवाम के लिए। आवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए, आवाम को चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए। जो खाने पीने पे जो पहले टैक्स एग्जेम्पशन था ना, देखिए खाने पीने पे टैक्स एग्जेम्प्ट था, अब ये उसको टैक्स नेट में, सेल टैक्स की नेट में और चीज़ों में लेके आना चाह रहे हैं। देखिए टैक्स बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बात यह कि उसको हमें एक तो पहली बात, अवाम अपनी एक जंग लड़ रही है कि देखें अशराफिया जो भी है वो उसकी अपनी अय्याशियाँ चल रही हैं, ठीक है ना। अवाम को रिलीफ देनी चाहिए। अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि कीनिया श्रीलंका जैसा माहौल यहाँ पे पैदा हो जाए, लोग ऐवान बाला तक, सदर तक, पार्लियामेंट हाउस तक जाएं, घेराव करें जैसा वहाँ पे हुआ है। तो इस चीज़ से डर लगता है। अभी हम एक बहुत पुरअमन तरीके से लोगों को समझा रहे हैं, गवर्नमेंट को भी एजुकेट कर रहे हैं कि देखिए हमारे साथ आके मज़ाकरात करें, हमारे साथ आके बैठें। टैक्स देने के लिए हम मना नहीं कर रहे, हम ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं और हर तरीके का टैक्स पे करता है दुकानदार। NTN जो सारे आपसे यहाँ पे इन शॉप से या ये तो सारी आज मार्केटें बंद हैं सदर के मुल्का इलाकों की भी, जब वो खरीदारी करता है तो उसको पर्ची मिलती है कि कितना टैक्स उसका कट है उस खरीदारी पे? सर देखिए वो सेल्स टैक्स से एग्जेम्पशन है हमारा, जो फूड एसेंशियल आइटम्स है ना, तो उसके अंदर टैक्स नेट अभी नहीं आ रहा। लेकिन हम विद होल्डिंग का बोझ किस पे पड़ रहा है? सिर्फ आप पे? इंपोर्टर जो इंपोर्ट करते हैं ना, देखें मेरी बात आप समझें, 80% जो दालें ना सब इंपोर्ट होती हैं। अब वो इंपोर्ट होती है, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है, कस्टम्स में, क्लियरिंग्स में, हर जगह पे पूरे प्रॉपर तरीके से होती है ना। उसके ऊपर उन्होंने पहले टैक्स लगाया हुआ था, अब उसको टैक्स और बढ़ा दिया है ना, ठीक हो गया। तो उससे अल्टीमेटली चीज़ें 15 से 20 रुपये किलो, बल्कि 10% हर चीज़। अब मार्च दाल है 500 रुपये, अगर 10% बढ़ेगी तो 50 रुपये पर केजी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब 50 रुपये पर केजी, देखें दुकानदार ने तो ज़ाहिर अपनी कॉस्ट में इनकर करके बेच देना है, लेकिन आम आवाम जो बेचारी इस्तेमाल करती है, जो आधा किलो, 1 पाव, आधा पाव इस्तेमाल करती है, उसके लिए चीज़ और दस्तरस से दूर होती चली जाएगी। हमारी लड़ाई गरीबों के लिए है। हमारे को क्या है, देखें बात मैंने आपसे बोला 500 का या 501 का बिकेगा, हर बंदा अपनी कॉस्ट में इनकर करके बेचेगा, लेकिन एक लेवल के साथ टैक्स लगाना चाहिए। हम ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, मजीद बढ़ा के आवाम के ऊपर और बोझ डालने वाली बात है। कराची का जोड़िया बाजार और ये इससे मुल्का डांडिया बाजार, जो कि बेइंतहा मसरूफ बाजार और इलाका समझा जाता है, जिसमें रोज ही कारोबार और रोज ही तरसील का अमल जारी रहता है, लेकिन आज यहाँ पर ताजरों की जानिब से जो एक हड़ताल की कैफियत है, प्रोटेस्ट हो रहा है, मुजाहरा हो रहा है। एक ताजिर हजरत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस पे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। असलम साहब, ये बताएं कि ये जो प्रोटेस्ट है बज़ाहिर तो ये टैक्स के हवाले से ही है, लेकिन आगे का अगर लाएअमल कोई नहीं बन पाता और मामलात नहीं सुधर पाते तो क्या बहुत लंबी स्ट्राइक भी जा सकती है? बिल्कुल, क्योंकि हमने ये 3 दिन की स्ट्राइक की है। इसके बाद 6 तारीख को इंशाअल्लाह ताला और रहमान इसके बाद नया लाएअमल होगा और ये स्ट्राइक हो सकते हैं लंबी हो, क्योंकि हम कारोबार नहीं कर सकेंगे सर, हमसे कारोबार नहीं हो पाएगा। 2.5% विद होल्डिंग टैक्स कहाँ से भर सकेंगे, कहाँ से पूरा कर सकेंगे? ये अनाज का आइटम है, अनाज के आइटम में टैक्स नहीं होना चाहिए। हम वैसे प्रॉपर सब टैक्स भर रहे हैं, इस मार्केट के लोग सारे ही टैक्स भर रहे हैं। यानी आप हर किस्म का मार्केटिंग का टैक्स दे रहे होंगे, प्रॉपर्टी का टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, सब हर चीज का टैक्स दे रहे हैं। कोई से यहाँ तक कि माचिस की डिब्बिया तक का टैक्स दे रहे हैं यार, सिगरेट का टैक्स दे रहे हैं। कोई भी आइटम, शैम्पू ले ले, शैम्पू ले ले, सब में टैक्स ही दे रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें हम टैक्स ना दे रहे हो। अब मजीद व्यापारियों को परेशान करना, कारोबारी लोगों को परेशान करना, अगर ये 3 दिन मार्केट बंद रह गई तो आप खुद देखेंगे कि अजनास की तरसील में कितना फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि ये एशिया की बड़ी मार्केट है। गवर्नमेंट को थोड़ा सा देखना चाहिए, अंदाजे के मुताबिक नहीं चाहिए। ये इन्होंने अपनी मर्जी से टैक्स थोप दिया बस। एक अंदाजे के मुताबिक जोड़िया बाजार और यही डांडिया बाजार, इन सब मार्केटों से यौमिया कितना कारोबार होता है? कितने करोड़ का या कितने रुपए का कारोबार होता है? देखो इस वक्त यहाँ पे जोड़िया बाजार एक तो जनरल मंदा चारों तरफ चल रहा है, ये तो आपको ही पता है। आइटम इतने महंगे हो गए कि कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। जो बंदा 10 कट्टे चावल के ले रहा था
वो 5 कट्टे पे आ गया, 5 कट्टे 2 कट्टे के ऊपर आ गया, लेकिन अमाउंट बड़ा हो गया है। और तकरीबन छोटा छोटा भी दुकानदार 2-3 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का बिजनेस कर ही लेता होगा। अगर 1-1.5 लाख रुपए का बिजनेस करता है तो उसके एक्सपेंस भी तो है ना यार, उसमें मजदूर भी है, उसमें आपका अकाउंटेंट भी है, फिर उसमें ट्रांसपोर्ट के भी खर्चे हैं, खाने का, चाय का, XYZ बहुत सारे खर्चे हैं। यही सारे जो लोग हैं आपके इस कारोबार से मुंसलिक हैं। अब अगर लंबी स्ट्राइक चलती है तो मजदूर उजरत पे होगा, उसकी भी मजदूरी ज़ाया होगी, ट्रांसपोर्टर का भी हर्ज होगा, और भी जो मुल्हिका लोग हैं, मुंसलिक लोग हैं, तो क्या मतलब इस ये कहा जा सकता है कि इस प्रोटेस्ट में सिर्फ ताजिर हजरात नहीं बल्कि जुड़े हुए सारे लोग हैं। सबका नुकसान होगा। और हमने एक मीटिंग की थी कि जिसकी शॉप पे जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको 3 दिन की तनख्वाह वगैरह दे चुके, उनका वो तो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। तो हमने ये सपोर्ट करी है कि जिनके पास जो मजदूर काम करते हैं उनकी उजरत उनको दे देंगे। लेकिन हम भी कब तक देंगे? अगर मस्जिद आगे का कोई लाएमल होगा उसमें मस्जिद कब तक देंगे? क्योंकि गोदाम के जो मजदूर हैं वो भी फारिग बैठे हुए, ट्रांसपोर्ट बंद, अब वो मजदूर भी तो बेरोजगार हो गए ना। आप लोग तो सीनियर लोग हैं, ये थोड़े से यंगस्टर्स में आपका शुमार होता है, ये बताएं आप भी मुंसलिक हैं इसी चीज से, ताजिरों से? जी। एक नौजवान ताजिर आप जैसा लड़का जब कारोबार करना चाहता है, आपने अपने बड़ों को भी देखा है, इस माहौल में जब टैक्सेशन के मसाइल हैं या कारोबार में जो है रुकावटें आ रही हैं, क्या आपकी सोच बनती है कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या कितना मुश्किल है काम करना? काम करना बहुत मुश्किल है, कारोबार तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कारोबार काम हम तो काम करते हैं, हम 20,000 22,000 रुपये सैलरी है, उसमें घर के बिल दें, खर्चे दें, बच्चे हैं, क्या क्या करें? सही नहीं कर सकते कारोबार, बहुत मुश्किल है। अगर स्ट्राइक्स होती हैं या ऐसे मामलात होते हैं, रोजगार मुतासर होता है आपका, तो फिर क्या करेंगे आप कमाने के लिए, अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए? बस क्या करेंगे, जो अल्लाह देगा वही खाएंगे ना, और चोरी नहीं कर सकते, गलत काम नहीं कर सकते ना। सही है भाई। आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? हम ये बाजार में रेडी चलाते हैं। रेडी चलाते हैं, लेबर हैं आप? लेबर है जी। अच्छा, अब ये अभी तो इन्होंने बताया कि जी आप लोगों की उजरत का बंदोबस्त कर दिया जब तक हड़ताल है, लेकिन ये मामलात अगर आगे मजीद बढ़ते हैं तो आपके अपने काम पे, अपनी उजरत पे, अपने रोजगार पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो सर, बात यही है ना कि ये दुकानदार जो हड़ताल कर ले ना, ये गरीब आवाम के लिए कर रहे हैं, ये हमारा सोच है। अगर उसको आज नहीं मिले तो उसने कमाया, उसके पास है, लेकिन ये जो कर रहे हैं ना ये हमारे लिए कर रहे हैं ना। और दूसरी बात ये है, बाकी रोज़ी का बात है, अल्लाह देने वाले है, लेकिन इसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। हमारे सिस्टम जो है ना ये है कि दुकानदार अगर खोलेगा तो हमारा इधर कस्टमर आएगा, उसका माल हम छोड़ेगा, नहीं आएगा हड़ताल ऐसे दुकान बंद होगा तो हमारे को क्या मिलेगा? यही बात है। दूसरी बात ये है कि अगर ये लोग ये हड़ताल ऐसे बरकरार रखे ना तो इंशाल्लाह हम मजदूरी इसके साथ है, हम कहीं नहीं जाएगा, हम भी इधर खाली हाथ बैठेगा। सही है। और अगर इसको इन लोगों को जो है ना शर्म आना चाहिए, इन लोगों को जो शर्म आना चाहिए, वज़ीर ख़ाजाना है ना, यकीन कर उसको इस्तीफ़ा होना चाहिए, वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा होना चाहिए। आवाम का कोई सोचने वाला नहीं? आवाम का सोचने वाले सिर्फ फिर अपना पेट भरेगा, आवाम का बाद में अगर सोचेगा तो सोचेगा, नहीं करे तो बस इतने कितने ऐसे मजदूर होंगे आप जैसे, कितने लोग होंगे इस पूरी मार्केट में? सर हमारा जो दुकान है अटेका ना, उसमें हम तकरीबन 5-6 बंदा काम कर रहे हैं। सर समझ गया, हमारा जो है ना 10 मतलब 1200-1300 रुपये मिलता था, वो आज चला गया। ठीक है, ऐसे एक दुकान में ना, ये सामने जकाई वाला दुकान है, इसमें कम से कम 15-16 मजदूर काम कर रहे हैं। सही दुकान में कम से कम 5-6 या 15-16 के करीब काम करते हैं। बहुत हमारे पास भी 5-6 काम करते हैं और वो भी बेचारे बैठे पड़े हैं अभी। अब उनको भी हमको देना है कि नहीं यार, इनके तो कसूर नहीं है ना कोई, तो हम दुकानदार सबों ने ये भी ऐद करा है कि इनको सबको दिहाड़ी देनी है, क्योंकि इनके बच्चों का कसूर तो नहीं है। अब ये जो टैक्स लग रहा है ना, ये हमने इसकी वजह से किया है कि गरीब आवाम के ऊपर मजीद, यानी कि 40-50 रुपये, आप यही समझ लें कि 1 kg पे 40-50 रुपये तेज़ी आएगी। आप यकीन करें कि ये बहुत बुरा हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, और हमने इसीलिए इस हड़ताल करी है। पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला हड़ताल होगी, और इंशाअल्लाह ताला सब देखेंगे कि ये हड़ताल कैसी होती है। अजनास की हड़ताल बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ये हड़ताल, अब आपको ये पता है कि रोज़ाना के इधर करोड़ों का कारोबार होता है, ये नहीं कि छोटा कारोबार है। यहाँ पूरे मुल्क में मुख्तलिफ नौयत की इस वक्त मुजाहरे चल रहे हैं। कहीं बिजली की ऊपर बात हो रही है, IPPs की वजह से बिजली के नर्ख बहुत बढ़ गए, कहीं गैस की बंदिश पे बात हो रही है, कहीं पानी फराहमी पे बात हो रही है, यहाँ पे अजनास का मसला है। ये जो आप पूरे मुल्क की सिचुएशन देख रहे हैं, उसमें आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या जा रहा है? मुस्तकबिल क्या जाएगा आप ये बताओ? आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ये बच्चों को भी पता है कि ये मुस्तकबिल पीछे ही जा रहा है, हम आगे नहीं जा रहे हैं।
आज हमारे से बांग्लादेश देख लो आगे चला गया, इंडिया आगे चला गया, अफगानिस्तान आगे चला गया। हम क्या कर रहे हैं? हम वही टैक्स के पीछे पड़े हैं, फकीरी की तरह वो कशकोल लेके बैठे हुए हैं कि ये मेरे को दे दे, वो मेरे को दे दे। IPS वाला जो हमारे से लेता रहे सूद के, हम लोग सूद पे ही चल रहे हैं। हमारा है क्या? हम सूद पे चल रहे हैं। तो पाकिस्तान कभी भी नहीं चलेगा। इस सूद की वजह से हमारा पाकिस्तान कभी भी नहीं चल सकता। और जैसे ये आए हुए ना, जितने ये हुक्मरान, इस यकीन करेंगे आप, बिल्कुल बेकस बेउन, अब क्या बोले, छोड़ो। बाकी ये चीज़ें ये गलत हो रही है जो ये 3.5-2.5% टैक्स लग रहा है। अब यहाँ से इंपोर्टर से लेके हम यहाँ 4 जगह पे टैक्स देते फिर आखिर में यहाँ पर आए। यकीनी तौर पे कंज्यूमर के लिए जो है एट दी एंड ये मजीद मसले का एक सबब बनेगा। प्रोग्राम आवाज़ में हमने आज इन होलसेलर्स की, इन ताजरान की आवाज़ में उनका मसला, उनका मामला आपके सामने रखा, जो कि एक अवामी मामला है और अवाम इससे डायरेक्टली तौर पे जुड़ी हुई है। देखना यह है कि क्या इस मामले से अवाम को रिलीफ मिल सकेगा या ताजर दोस्त स्कीम के नाम पर वाकई इनको, ताजरों को रिलीफ मिल सकेगा या नहीं। आने वाले दिनों में इन सारे मामलात का मुशाहिदा किया जाएगा। इस प्रोग्राम पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? फेसबुक, ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।